इतिहास का अंत नहीं होता, विचारधारा का अंत नहीं होता। हमें इस पर आस्था रखनी होगी, वरना हम न सभ्यता को बचा सकते हैं, न इतिहास को बचा सकते हैं, न विरासत को बचा सकते हैं, न मनुष्यता और प्रकृति को बचा सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विश्व विजय के रथ का पहिया यूरोप की जमीन पर फ्रांस में धस गई है। लिबरल डेमोक्रेट सेंटरिस्ट लीडर, कहने को थोड़ा अजीब लगता है, और हमारे वामपंथी और कम्युनिस्ट मित्रों को मैक्रोन की जीत का जश्न मनाने में हिचक महसूस हो रही होगी। लेकिन याद रखने वाली बात है कि इस पृथ्वी को सामंतवाद और कुलीन सत्ता वर्ग के शिकंजे से निकालने के लिए जो महान फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, वह भी लिबरल डेमोक्रेट था। तब तक ये कम्युनिज्म और मार्क्सवाद की विचारधारा वैश्विक विचारधारा बनकर नहीं आई थी, और यह क्रांति सर्वहारा वर्ग ने की थी। यह कृषि क्रांति थी। इट वॉज एन अपराइजिंग बाय द फ्रेंच peasantry and proletariats, and the revolution was liberal democrat। जो बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, जो नस्लवादी, रंगभेदी, वर्चस्ववादी, जातिवादी मनुस्मृति की विश्व व्यवस्था ज्ञानी रिमोट कंट्रोल से अमेरिका से चलता है, उसके लिए, उसके प्रतिरोध के लिए यूरोप में इससे बेहतर जमीन और नहीं मिल सकती थी। अगर कल्पना कीजिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की कैंडिडेट लिपेन जीत गई होती और फ्रांस भी दक्षिण पंथ के शिकंजे में फंस गया होता, तो अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बाराक ओबामा के समर्थन के साथ अब राष्ट्रपति बनने वाले मैक्रोन की हार होती, लेकिन यह फिर इस वैश्विक व्यवस्था को निरंकुश बना देता। भारत में हम जानते हैं कि भुगतान संतुलन डगमगा जाने के कारण चंद्रशेखर ने सोने को भी गिरवी पर रख दी थी, और जब चुनाव हुए, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, तो अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। तब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से भारत ने भारी कर्ज लिया था, और उस कर्ज की शर्त के रूप में व्हाइट हाउस और पेंटागन ने भारत की अर्थव्यवस्था पर कब्जा जमा लिया था, और इस देश में जो वित्त मंत्री के तौर पर नव उदारवाद के ईश्वर की स्थापना, उसका प्रत्यारोपण हुआ था। उसके बाद 2.5 दशक बीत चुके हैं, 26 साल पूरे हो गए हैं,
अब तक हम किसी भी किस्म की प्रतिरोध की जमीन तैयार नहीं कर पाए। फ्रांस में लिबरल डेमोक्रेट की जीत से एक बात साफ हो गई है, अगर इस वैश्विक व्यवस्था की हम धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद की बात करते हैं जो मूलतः नस्लवादी है, भारत में जो जाति व्यवस्था है वह भी कुल मिलाकर नस्लवादी है। जो विजेता रहे हैं, जिन्होंने हड़प्पा उनको पराजित करने वाले, भारत के मूल निवासियों को पराजित करने वाले विजेताओं ने जो व्यवस्था बनाई, जो वर्ण व्यवस्था बनाई, जिसके खिलाफ महात्मा गौतम बुद्ध ने सामाजिक क्रांति की और तब समता और न्याय की एक नई विचारधारा आई जिसे हम धम्म कहते हैं। गौतम बुद्ध ने धम्म परिवर्तन किया। उसके बाद प्रतिक्रांति हुई और जाति व्यवस्था बनी। तो जाति व्यवस्था के तहत जो कृषि से और प्रकृति से जुड़े तमाम समुदाय उस जाति व्यवस्था में नस्लवादी भेदभाव और बहिष्कार के तहत निचले पायदान पर चले गए। तो यह मनुस्मृति की पूरी व्यवस्था नस्लवादी है जो अब ग्लोबल व्यवस्था है। तो अगर फ्रांस में राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पसंद की उम्मीदवार ली पेन बनती, जैसा कि भारत में पहले वित्त मंत्री अमेरिका के पसंद के बने, फिर प्रधानमंत्री भी बनने लगे, फिर बजट भी वहीं से वॉशिंगटन से बनने लगा, अर्थव्यवस्था भी वहीं से चलने लगी, बजट भी वहीं से तैयार होने लगा, आर्थिक सुधार वहीं से होने लगे और फिर हम आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के युद्ध में पार्टनर हो गए और इजराइल और अमेरिका के मुताबिक काम करने लग गए। तो भारत में जो खतरनाक नतीजे हुए जिसको हमने देखा है, उसके मद्देनजर हम देखें तो फ्रांस में यह फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक निर्णायक मोड़ की तरह इस चुनाव परिणाम को समझा जाना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ और जनादेश हुआ। यह जनादेश भारत में हुए जनादेश से भिन्न है। भारत में धर्मवादी अंध राष्ट्रवाद के पक्ष में जनादेश आया, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं हुआ। यह बहुत बड़ी राहत की बात है। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कहना होगा कि अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ जो लड़ाई हुई और अमेरिका में जो लोक गणराज्य जो संघीय व्यवस्था बनी, उसकी प्रेरणा भी फ्रांसीसी क्रांति से मिली। और फ्रांसीसी क्रांति से पहले यूरोप में चर्च के खिलाफ, धर्म की सत्ता के खिलाफ पूरे यूरोप में जो किसानों का विद्रोह रहा, इंग्लैंड में, जर्मनी में किसानों ने जो क्रांति की, उसकी निरंतरता और उसका उत्कर्ष फ्रांसीसी क्रांति रही है, जिसमें स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और भाईचारा, लोकतंत्र के मूल्य स्थापित हुए, जो दुनिया भर के साहित्य, संस्कृति और राजनीति को जिसने बदल दिया, जो मध्यकालीन उत्पादन प्रणाली दुनिया भर में चल रही थी, सामंती प्रभु जो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हुए बताए जा रहे थे, उनका अवसान फ्रांसीसी क्रांति के साथ एक झटके के साथ हो गया। और आज जिस सभ्यता से हम परिचित हैं, जिस आधुनिकता से हम परिचित हैं, उसकी नींव फ्रांसीसी क्रांति से बनी। हम जो बात कहना चाहते हैं, जो सबसे जरूरी बात है
विचारधारा जड़ नहीं होती, विचारधारा में परिवर्तन होता रहता है। जो विचारधारा समय की चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर सकती, जो निरंकुश सत्ता के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती, जो विचारधारा जनसंघर्षों का नेतृत्व नहीं कर सकती, उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। हम भारत में ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि भारत में जो नस्ली अंध राष्ट्रवाद है, जो धर्मोन्माद है, उसके मुकाबले में उस संस्थागत नस्ली फासिज्म के मुकाबले में कोई वैचारिक राजनीति नहीं है, कोई वैचारिक विचारधारा नहीं। इससे पहले आजादी की लड़ाई में साम्राज्यवाद के खिलाफ भारतीय जनता के एकताबद्ध संग्राम के दौरान हमने देखा है कि जो धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और आरएसएस का रहा है, उसके मुकाबले एक उदार और लोकतांत्रिक वैकल्पिक विचारधारा और राजनीति स्वतंत्रता संग्राम का प्रतिनिधित्व नेतृत्व कर रही थी। और उसमें महात्मा गौतम बुद्ध के सत्य अहिंसा के सिद्धांत, पंचशील के सिद्धांत प्रमुख थे, जो शुरू से लेकर भारत में बौद्ध धर्म के अवसान के बाद यहाँ के धर्म, कर्म, संस्कृति और इतिहास के अंग बन चुके हैं। तो वह विचारधारा भी लिबरल थी। आजादी की लड़ाई में कम्युनिस्ट, समाजवादी, कांग्रेस और यहाँ तक कि हिंदू महासभा के कुछ लोग भी एक राष्ट्रीय मंच पर, जिसे कांग्रेस कहा जाता था, एक साथ थे। नेताजी जैसे लोग थे और इसके समांतराल शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और दूसरे क्रांतिकारी संगठन काम कर रहे थे। उस वक्त भी हमने देखा तो वैचारिक रूढ़ी, वैचारिक जड़ता नहीं थी। जो सबसे बड़ी ताकत थी जनता को साम्राज्यवाद के खिलाफ संगठित करना, उनको आजादी के लिए उनका नेतृत्व करना और आजादी की लड़ाई जारी करना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में इस वक्त आजादी की लड़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस विचारधारा के तहत रूस में क्रांति हुई, चीन में क्रांति हुई, यूरोप में यूरोप का नक्शा लाल हो गया, उस विचारधारा के तहत कम से कम भारत जैसे देश में और पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ के पतन के बाद जो कायाकल्प हुआ, जो यूरोपीय समुदाय का गठन हुआ, तो उस विचारधारा के तहत आधुनिक समाज को, आधुनिक जन समुदायों को मुक्त बाजार के खिलाफ, वैश्विक साम्राज्यवाद के खिलाफ एकताबद्ध करना और संगठित करना शायद असंभव था। तो इसलिए फ्रांसीसी क्रांति की भावनाओं के मुताबिक, उसके सिद्धांतों के मुताबिक जो भारत में गौतम बुद्ध की विचारधारा रही है, जो भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विचारधारा रही है, ऐसी लोकतांत्रिक और उदार अगर कोई विचारधारा, कोई राजनीति होती है जो नस्ली संस्थागत फासिज्म के खिलाफ भारतीय जनता की, पीड़ित उत्पीड़ित जनता की, जिनके खिलाफ दमन जारी है और आर्थिक सुधारों के नाम जिनका नरसंहार जारी है, तो उसके खिलाफ इस जनता को एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए ऐसे ही
किसी उदार विचारधारा और राजनीति की जरूरत है जिसमें पूरे देश को गोलबंद किया जा सके। अभी ब्रेक्जिट को लेकर यूरोप दो फाड़ की स्थिति में है। उस समीकरण में भी मैक्रोन की जीत के बाद परिवर्तन होगा। और जैसे कि हमने देखा है, डोनाल्ड ट्रंप के अभिषेक के बाद अमेरिका खंडित सा है, अमेरिका विभाजित सा है और अमेरिका की बहुसंख्य जनता इस नस्ली फासिज्म के खिलाफ है। वो बहुलता, विविधता और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अभी जो HB1 वीजा है आप्रवासियों के लिए, उसके नियम सख्त किए जाने से भारतीय समुदायों पर भी अमेरिका में हमले हो रहे हैं। वहां से लोग बेरोजगार होके भारत में लौट आ रहे हैं और इसके अलावा आउटसोर्सिंग जो अमेरिका से होता है उस पर रोक लग जाने की वजह से भारत में व्यापक पैमाने पर बेरोजगारी होने वाली है। तो जो लोग भारत में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे, जो वर्ग था, उन पर भी इसका असर होने लगा है। उनके बच्चे भी अमेरिका से लौटने लगे हैं और उन पर भी हमले होने लगे हैं। तो इस हालत में डोनाल्ड ट्रंप की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली ली पेन की हार एक बड़े परिवर्तन का संकेत देता है। इतिहास में हमने देखा है, सत्ता चाहे कितनी निरंकुश हो, अंततः जीत सत्य की होती है, अंततः जीत मनुष्यता की होती है, अंततः जीत सभ्यता की होती है। मनुष्यता फिर से उठ खड़ी होती है अग्नि पाखी की तरह और अंततः निरंकुश सत्ता का शिकंजा टूटता है। यह प्राचीन रोमन साम्राज्य में देखा गया है, ग्रीस में देखा गया है, जर्मनी में, इटली में ऐसा हुआ और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। निरंकुश सत्ता वर्तमान का सच है, लेकिन वह शाश्वत सत्य नहीं है। ये नस्ली विचारधारा अमेरिका में भी बहुत मजबूत थी। वहां एक मुकम्मल गृह युद्ध लड़ा गया था। अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग जैसे लोगों ने इस नस्ली रंगभेद के खिलाफ अमेरिका को एकजुट किया और आज अमेरिका जो शक्तिशाली राष्ट्र बना हुआ था, वह उस गृह युद्ध में विविधता और बहुलता की जीत की वजह से हुआ। दक्षिण अफ्रीका में भी यह लड़ाई हमने देखी, जहां साम्राज्यवाद का पतन हुआ, उपनिवेश का अवसान हुआ। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उसका पतन हुआ। तो साम्राज्यवाद चाहे कितना ही मजबूत हो, उसकी हार तय होती है। और मध्ययुगीन बर्बर सामंती व्यवस्था इस देश का भविष्य नहीं बन सकता। जो लोग बनाने जा रहे हैं उनके हार तय है। लेकिन क्या हम अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं? क्या हम आजादी के विरासत के असल वारिस हैं? आजादी से पहले जो आजादी की लड़ाई में भारतीय जनता ने जिस जुनून के साथ, जिस भाईचारा, अमन, चैन, बहुलता, विविधता के साथ इस देश में लोकतांत्रिक, संवैधानिक लोक राज्य का गठन करके उसकी विरासत हमको सौंपी, क्या हम उस विरासत की रक्षा कर पा रहे हैं? इन सवालों का जवाब खोजना बाकी है। फिलहाल हम बाराक ओबामा के समर्थन और दुनिया भर के लोकतंत्र प्रेमी जो लोग नस्ल भेद के खिलाफ हैं, दक्षिण पंथ के खिलाफ हैं,
अन्य राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं, जो लोग विविधता, बहुलता और लोकतंत्र के पक्ष में हैं, सहिष्णुता के पक्ष में हैं, भाईचारा और अमन चैन के पक्ष में है, उनकी जीत का जश्न मनाते हुए, और जीत का जश्न नहीं नए सिरे से चिंतन करने की जरूरत है। हम बार बार कहते रहे हैं, सत्ता जब निरंकुश होती है, कोई अकेली विचारधारा, कोई अकेला राजनीतिक दल या कोई अकेली ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती, खासकर जब उसके पीछे पूरी कारपोरेट दुनिया हो, पूरे कारपोरेट दुनिया के हित उससे लगे हुए हो, और जो सत्ता उस कारपोरेट दुनिया के, उस कारपोरेट वर्ग के, सत्ता वर्ग के हितों के रक्षा के लिए राजपाट चला रहे हो, नीति निर्धारण कर रहे हो, और जल जंगल जमीन से, प्रकृति से जुड़े समुदायों को बेदखल करने के लिए दमन और उत्पीड़न का सिलसिला चला रहे हो, जहां लोकतंत्र की बात करना, सहिष्णुता की बात करना, जनता की आवाज उठाना, उत्पीड़ितों और वंचितों की बात करना राष्ट्रद्रोह माना जाता है। ऐसे संकट काल में जो भी लोग फासिज्म के खिलाफ है, नस्ली संस्थागत फासिज्म के खिलाफ है, जो विश्वव्यापी है, जिसके तहत भारत से अमेरिका तक जुड़ते हैं, नई दिल्ली और वाशिंगटन से तेल अवीव तक जुड़ते हैं, यह जो विश्व व्यवस्था है, इस विश्व व्यवस्था के खिलाफ प्रतिरोध की जरूरत है। यह कोई स्थानीय प्रतिरोध नहीं है, यह कोई स्थानीय लड़ाई नहीं है, इट इज ए ग्लोबल वार। तो इस ग्लोबल वार के फ्रंट में यूरोप के मोर्चे पर फ्रांसीसी जनता ने एक बड़ी जीत हासिल की है, और मनुष्यता का यह पुनरुत्थान जैसा है, और फ्रांसीसी क्रांति की अवधारणाओं से भारतीय दर्शन, भारतीय विचारधारा, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास की परंपरा अलग नहीं है। और वह जो विचारधारा हमारी वैकल्पिक विचारधारा है, हमारी वैकल्पिक राजनीति है, हमारी उस लोक संस्कृति की जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर हम यह सबक इस परिवर्तन से ले सकते हैं, तो अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। सब कुछ खत्म होने से पहले हम नए सिरे से अपनी रीढ़ सीधी करके मनुष्यता के हक में, प्रकृति के हक में, सभ्यता के हक में खड़े हो सकते हैं। धन्यवाद।